हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ना है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। इससे पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे कि कौन सी बुक खरीदना चाहिए, तो माय आंसर वुड बी ओसवाल बुक्स। लास्ट ईयर क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स की बोर्ड प्रिपरेशन भी मैंने इसी बुक के साथ कराई थी, सैम्पल पेपर्स मैंने इसी बुक से सॉल्व करवाए थे। ऑल्सो मुझे पता है कि फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट मिनट ही पढ़ते हैं, 1 hour बिफोर एग्जाम, 1 minute बिफोर एग्जाम, 1 second बिफोर एग्जाम। राइट, तो ये बुक आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि चैप्टर को खोलते ही रिविजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, टू द पॉइंट मिल जाएंगे, आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लिखना नहीं पड़ेगा। राइट, MCQs मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, मैच द फॉलोइंग मिल जाएगी, राइट, असर्शन रीजनिंग मिल जाएगी, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो बुक बस आपके लिए ही है। ऑल्सो इसमें माइंड मैप्स भी हैं, तो एक ही ग्लांस में जो चैप्टर की पूरी चित्र है आपके दिमाग में आप उतार सकते हो और लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आप इस बुक को ज़रूर खरीदिएगा। राइट, तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, वहाँ से जाके इसे खरीदेगा। आपकी पॉकेट पे ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा, दिस इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली book. So I would recommend you Oswal books. So what are the topics we are going to cover in this unit? Definition and importance of anatomy and physiology in exercise and sports, function of skeletal system, classification of bones and types of joints, function and structure of respiratory system, and function and structure of circulatory system and heart. तो दोस्तों, व्हाट इज एनाटॉमी? जब भी आप ये वर्ड सुनोगे एनाटॉमी, पहला शब्द जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट होता है, ब्रेन होता है, लंग होते हैं, स्टमक होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जब भी हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम इन सिस्टम्स की, इन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इनका शेप क्या है, साइज क्या है, वेट क्या है, लोकेशन क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी में एक हार्ट है तो उस हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उस हार्ट का शेप क्या है, उस हार्ट का साइज क्या है, उस हार्ट का वजन कितना है, वेट क्या है, उस हार्ट का लोकेशन क्या है। जब हम इन चीज़ों की बात करेंगे तो हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आपकी बॉडी में लंग्स होते हैं तो लंग का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट क्या है, तो वो एनाटॉमी में आता है। याद रखिए, हम सिर्फ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन की बात कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हार्ट फंक्शन क्या करता है, लंग फंक्शन क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन क्या करता है। इन फंक्शनिंग की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ उनके स्ट्रक्चर की बात करें। तो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम एनाटॉमी की बात करते हैं। सो एनाटॉमी refers to structure of body parts which include systems, organs and tissues. It deals with classification and description of organs. Organs का classification और उनका description। यहाँ पे functioning की बात नहीं हो रही है। It is the study of structure, shape, size, weight and location of all the organs in the body. Example, study of structure of heart is referred to as anatomy of heart. तो जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सुपीरियर वेना कावा, आयोटा होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम होता है, जब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन के बारे में। राइट, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हार्ट का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, लोकेशन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, एनाटॉमी। लेकिन मैं बोलूँ कि हार्ट फंक्शन क्या करता है, कैसे वो फंक्शनिंग करता है, ब्लड को पंप करता है, कैसे बॉडी में से ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से होके वापस से बॉडी में जाता है। तो जब भी मैं फंक्शनिंग की बात कर रही हूँ मैं फिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि लंग का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, तो मैं एनाटॉमी की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं बताऊं कि लंग में एयर कैसे आती है, लंग में ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे वो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, तो मैं फिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ। फिजियोलॉजी क्लोजली काम करता है
एनाटॉमी के साथ जब तक मुझे किसी ऑर्गन का, किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, मैं उसकी फंक्शनिंग को कैसे जान पाऊंगी? तो फिजियोलॉजी जो है वो क्लोजली काम करता है एनाटॉमी के साथ. फिजियोलॉजी रेफर्स टू बॉडीज फंक्शनिंग. This is associated with study of functioning of cells, tissues and organs of body including physical and chemical processes. तो बॉडी में ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, फंक्शन करती हैं, ये सब हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. जैसे स्टमक का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, लोकेशन के बारे में अगर मैं पढ़ूंगी तो वो एनाटॉमी में आ जाएगा. लेकिन स्टमक में कैसे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, कैसे जो स्टमक है वो फंक्शन करता है, तो वो फिजियोलॉजी में आ जाएगा. राइट. It is closely associated with structure and studies how the structure works. तो हमने अभी डिस्कस करा कि फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमको एनाटॉमी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं होगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन कैसा है, उसका वेट कैसा है, तब तक मैं उसकी फंक्शनिंग को नहीं समझ पाऊंगी. तो फिजियोलॉजी क्लोजली काम करता है एनाटॉमी के साथ. एग्जाम्पल क्या हो गया? Functioning of heart is known as physiology of heart, and study of structure, size, shape, size, location, that is anatomy. Right? दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्ट्रक्चर को, इनकी फंक्शनिंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए, फिजिकल एजुकेशन में हम स्पोर्ट्स से डील करते हैं, एंड जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, एथलीट होता है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो जो अपनी मूवमेंट्स हैं उनको सही रखें. जैसे कोई बैट्समैन अगर रॉन्ग मूवमेंट कर देता है तो उसको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, उसका हाथ की कोई मसल खराब हो जाती है, या फिर पैर का कोई जॉइंट खराब हो जाता है. फुटबॉलर्स के पैर हाथ में लग जाती है, उनकी मसल अपनी जगह से हिल जाती है. तो अगर वो रॉन्ग मूवमेंट करते हैं तो उनका खामियाजा उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है. इसीलिए फिजिकल एजुकेशन में हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. Now, what is the importance of anatomy and physiology in physical education? Anatomy क्या है? Structure, shape, size, location, weight, and physiology is what? Functioning of those structures, right? तो फर्स्ट इज हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. अब हमने ऑलरेडी शुरू के चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि एक फिजिकली फिट व्यक्ति के सारे ही कंपोनेंट्स अच्छे होना चाहिए. स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एजिलिटी. राइट, याद है आपको? तो जब हम किसी भी एथलीट को फिट रखने के लिए फिटनेस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. किस तरीके से उसका जो हार्ट है उसकी अच्छी एक्सरसाइज करवाएं ताकि जो एंड्योरेंस है वो बिल्डअप हो सके. कोई जो एथलीट है, जो रनर है, जिसको लंबी लंबी रेसेस को कंप्लीट करना है, तो उसका एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए. एंड्योरेंस, आई होप आपको याद है कि क्या होता है कि थकान की कंडीशन में भी अगर कोई काम कर सकता है तो उसको एंड्योरेंस बोलते हैं. राइट. तो अगर एंड्योरेंस को अच्छा करना है तो दिल का अच्छी तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. अगर स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है तो मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, हम कैसे ये प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं कि हार्ट को और अच्छा हेल्दी कैसे बनाया जाए, मसल्स को और हेल्दी कैसे बनाया जाए, तो जब तक हमको किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग नहीं पता होगी, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे डेवलप करेंगे. राइट. तो इसीलिए हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, विच इज़ हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. नेक्स्ट इज एड्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन. तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि किसी भी एथलीट को जब चोट लग जाती है तो उसको किसके पास लेकर जाते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं. और फिजियोथेरेपिस्ट को अगर पता नहीं होगा कि ऑर्गन या सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है, तो वो कैसे ठीक कर पाएगा. तो इट एड्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन. ऑल्सो जो भी एथलीट होते हैं उनकी जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है वो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता है. राइट. तो एड्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है वो भी आ जाता है. जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है. राइट. तो अगर मैं किसी की स्टैमिना को बढ़ाना चाहती हूँ, किसी की हार्ट की कंडीशन को अच्छा करना चाहती हूँ, किसी भी एथलीट के लंग को और अच्छा करना चाहती हूँ, उसके हिसाब से डाइट देना चाहती हूँ, तो कैसे दूंगी? जब तक मुझे किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग नहीं पता होगी. इसीलिए anatomy and physiology aids in sports medicine. Next is evaluation of capacity of athletes.
तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो अगर मुझे किसी भी एथलीट की कैपेसिटी को मेजर करना है तो मैं उनके जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को मेजर करके उनकी फिटनेस को इवेल्युएट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग जेंडर डिफरेंस। तो जेंडर डिफरेंस, जो मेल बॉडी है वो फीमेल बॉडी से अलग होती है, तो कितनी अलग होती है, उनकी फंक्शनिंग कितनी अलग होती है, उसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जान सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। जब हम फिजिक्स के लॉज को ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करते हैं, दैट इज बायोमैकेनिक्स। अब जैसे कि नीरज चोपड़ा जी हमारे लिए अभी गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, किसमें, जैवलिन में। तो जैवलिन में अगर आपको राइट थ्रो करना है, उसमें क्या है, राइट मूवमेंट ऑफ मसल्स होता है। जब उन्होंने थ्रो करा होगा तो बहुत सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स उस चीज पर अप्लाई हुए होंगे, मूवमेंट सही होगी, तभी उनका जैवलिन बहुत दूर तक गया। तो इन मूवमेंट्स को समझने के लिए या राइट मूवमेंट को करने के लिए पहले हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने किनेसियोलॉजी में पढ़ा कि किनेसियोलॉजी को समझने के लिए हमको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। तो जब हम एनाटॉमी में स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको ओवरऑल जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, शेप, साइज प्लस फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है, राइट। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हमारा जो बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल सिस्टम है। बोन्स में बोन्स आ जाती है, कार्टिलेजेस आते हैं, कार्टिलेजेस मतलब सॉफ्ट बोन्स जो हमारी होती है वो, और जॉइंट्स होते हैं। ये क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और मिनरल्स को स्टोर करता है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम? फर्स्ट, प्रोवाइड्स सपोर्ट। ये बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप सोचो कि अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो कैसे सपोर्ट करेंगे, आपकी बॉडी को कौन सपोर्ट करेगा? तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन बहुत ही लाइट होता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। हमारे हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं, जो रिब केज होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे सारे ही ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। हेल्प्स इन मूवमेंट। तो विदाउट स्केलेटल सिस्टम तो हम मूवमेंट के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें मसल्स और जॉइंट्स आती हैं और उन्हीं की मदद से हम मूवमेंट कर पाते हैं। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें बोन्स होती है और बोन्स में एक मैरो होता है। मैरो क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ऑलमोस्ट हर सेकेंड लगभग बहुत सारी मिलियंस, ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। एंड वो क्या करती हैं, जो खराब सेल्स हो जाती हैं उनको हटा देती हैं और नई नई सेल्स को फॉर्म करती हैं। तो अगर हम जैसे कोई मूवी अगर आप देखते हो, जैसे आपने रॉकस्टार देखी होगी, तो उसमें हीरोइन को क्या होता है, बोन से रिलेटेड, बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें खून बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी बोन्स होती हैं, वो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक मैरो को प्रोड्यूस करता है और वो मैरो क्या करता है, ब्लड प्रोड्यूस करता है। और हमारे ब्लड की कितनी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको पता है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो जब भी हमारे ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स हो जाते हैं, मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो क्या होता है, जब ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं मिनरल्स तो हमारी बोन एज अ स्टोरेज का काम करती है। हमारे बोन्स में ये जो मिनरल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। एंड जब भी हमारे ब्लड में इन मिनरल्स की कमी हो जाती है, ये जो स्टोर हुए रहते हैं हमारी बोन्स के अंदर, ये मिनरल्स मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये वापस से बोन से निकल के ब्लड में मिल जाते हैं। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो एज अ स्टोरेज काम करता है कि जब एक्सेस हो गया है तो मुझे दे दो, मैं स्टोर कर लूँगा, और जब कमी हो गई है तो मुझसे लेके जाओ। नेक्स्ट इज गिव्स शेप टू बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम के बिना तो हमारी बॉडी में कोई शेप ही नहीं है, हमारे स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज
क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह की बोन्स होती हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, तो हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो आप फोटो में पहले देखो कि फर्स्ट नंबर की जो बोन है, जो फेमर बोन है, वो सबसे लंबी बोन होती है, एक तरीके से लंबी बोन होती है हमारी बॉडी में। सो वो क्या करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो ये लंबी लंबी बोन्स होती है उनको लॉन्ग बोन्स कहते हैं, एग्जाम्पल फेमर, जो कि हमारी थाई में बोन होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट बोन। जो शॉर्ट बोन्स होती है वो बहुत छोटी और क्यूब शेप की होती है। क्यूब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि क्यूब क्या होता है, या आइस क्यूब आपने देखा है, तो क्यूब शेप की ये बोन्स होती है। एंड मेनली ये जो बोन्स होती है रिस्ट और एंकल में पाई जाती है, जैसे मेटाकार्पल्स जो हो गए हमारे हाथ का ये हिस्सा है, यहाँ पर शॉर्ट बोन्स होती है। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन्स। तो अभी हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारा जो ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो स्कल की बोन होती है वो, और स्कल की बोन जो होती है वो फ्लैट होती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। हैव ब्रॉड सर्फेस दैट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स एंड इट इज फाउंड इन स्कल, थोरासिक केज, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन वो होती हैं जो ना तो लॉन्ग बोन में आती है, ना तो शॉर्ट बोन में आती है, ना तो फ्लैट बोन में आती है, एंड मेनली ये भी स्कल में पाई जाती है एंड वर्टिब्रल कॉलम में भी, यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी है यहाँ पर भी इरेगुलर बोन्स पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट का मतलब क्या है, जब दो बोन या दो से ज्यादा बोन यूनियन में आती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू और मोर बोन्स ऑफ द स्केलेटल। जॉइंट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, मूव कर सकते। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो थोड़े बहुत हिल सकते हैं। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट जिनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इमूवेबल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स जॉइंट। जैसे जो ब्रेन को जो बोन प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी है, स्कल प्रोटेक्ट करता है, एंड स्कल में फ्लैट बोन्स होती हैं, एंड ये जो बोन्स होती हैं ये इमूवेबल होती है। हमारी खोपड़ी में जो बोन्स होती हैं वो इमूवेबल होती है। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि तेरी खोपड़ी घूम गई है क्या, तो आप उसको बोलना कि मेरी खोपड़ी घूम नहीं सकती, क्योंकि उसमें इमूवेबल बोन होती है जो मूव नहीं कर सकती। तो बोन्स ऑफ द स्कल क्या हो गई, इमूवेबल बोन। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का मतलब है जो थोड़ी सी हिल सकती है, मूवमेंट कर सकती है। तो जो प्यूबिक एरिया के पास, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जो बोन्स होती हैं वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आती हैं, जॉइंट ऑफ प्यूबिक बोन्स जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। एंड फ्रीली मूवेबल का मतलब है कि जिनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि स्कल की जो बोन है वो बिल्कुल नहीं हिल सकती, प्यूबिक एरिया के पास वाली जो बोन्स है वो थोड़ी बहुत हिल सकती है, लेकिन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट? फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है वो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नाम इसका बॉल एंड सॉकेट क्यों है? क्योंकि एक बोन बॉल जैसी होती है एंड एक बोन सॉकेट जैसा होता है। जैसे आप मोबाइल का चार्जर जाके सॉकेट में लगा देते हो, उसी तरीके से ये जो बोन है एक सॉकेट वाली बोन में जाके लग जाती है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट, जो एक बोन है वो दूसरे वाली बोन में जाके लग गई, इसलिए उसको बॉल एंड सॉकेट नाम दिया हुआ है। तो शोल्डर जॉइंट में ये मिलती है, हिप जॉइंट में भी ये मिलती है। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जो होता है ना, वो डोर आपने देखा है, जो डोर ओपन क्लोज होता है वो किसकी मदद से होता है? जो डोर है उसके बीचों बीच हिंज लगा होता है जो उसकी मूवमेंट करता है, राइट। तो उसी टाइप से ये भी हिंज जॉइंट होता है। मूवमेंट इसकी फ्री होती है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मूव इन वन डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ होता है। आप सबसे पहले ये फोटो देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप क्या होता है। अब आप हिंज जो जॉइंट है उसकी फोटो देखो, एक जो बोन है वो कॉनकेव है और एक जो बोन है वो कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज बोन्स मूव इन वन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ विथ लिमिटेड मोशन। वन एंड ऑफ जॉइनिंग बोन इज कॉनकेव एंड द अदर इज कॉन्वेक्स शेप। तो ऐसी जो बोन्स है वो हमारी फिंगर्स, टोर्स और एल्बो में पाई जाती है। नेक्स्ट इज पीवॉट जॉइंट। पीवॉट जॉइंट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो नेक की बोन है उसमें क्या है, नेक का जो जॉइंट है हमारा, उसमें क्या एक बोन ऐसे स्ट्रेट है और दूसरी
बोन है उसके आसपास रोटेट कर, या फोटो में देखो पीवॉट जॉइंट जो होता है उसमें क्या हो रहा है, एक जो बोन है वो स्ट्रेट है और दूसरी बोन ऐसे चक्कर कर रही है, तभी तो हम ऐसे 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 मूवमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पीवॉट या पाइवोट जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है। वन बोन टर्न्स अराउंड ऑन अनदर बोन, जैसे मूवमेंट ऑफ नेक। नेक्स्ट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट हिंज जॉइंट के सिमिलर ही होता है, यानी एक बोन कॉनकेव और एक बोन कॉन्वेक्स होती है, लेकिन हिंज जॉइंट में मूवमेंट थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, एक ही मूवमेंट होती है बैक एंड फोर्थ। लेकिन कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। एग्जाम्पल रिस्ट जॉइंट, तो हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, तो इसकी मदद से हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन कर सकते हैं। ये आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर जॉइंट के बीच में एंगल कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, और बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे ये जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा सीधा हाथ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो जो एंगल है वो कम हो रहा है तो ये हो जाएगा फ्लेक्शन, ये पीछे हो जाएगा तो एक्सटेंशन, ठीक है। ये मिडिल फिंगर हो गई, ठीक है। मिडिल फिंगर से जब मेरी फिंगर्स दूर जाएंगी तो वो होता है एबडक्शन, और जुड़ जाती हैं तो हो जाएगा एडक्शन, ठीक है। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट में बहुत सारी मूवमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट में, राइट। दिस इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, right? Next is saddle joint. The joining bones of this type of joint has opposite ends as concave and convex. तो हमने देखा कि concave, convex क्या होता है, जब इसके opposite ends मिलके joint को बनाते हैं तो वो saddle joint कहलाता है, जैसे कि thumb। इसकी फोटो आप देख सकते हो saddle joint की, right? नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, एक बोन स्लाइटली कॉन्वेक्स और एक बोन स्लाइटली कॉनकेव होती है। और ये जो बोन्स है हम मेटाकार्पल्स में देख सकते हैं, हमने देखा था कि अभी यहाँ के जो बोन्स होती हैं शॉर्ट बोन्स, वो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। यहाँ का जो जॉइंट हो गया, यहाँ पे जो भी जॉइंट्स होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाते हैं, राइट। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ये फोटो है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने इस फोटो को समझ लिया तो समझो कि आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, आपने समझ लिया आराम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल, वो आपने आराम से समझ लिया। जो फंक्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो भी आपने आराम से समझ लिया है। सो इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो जो नॉस्ट्रल्स होते हैं दे आर द मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे नॉस्ट्रल्स है जहाँ से हमने सांस ली, इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर भी करते हैं। हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर होते हैं नेजल कैविटी, राइट। हमारा माउथ, उसको हम ओरल भी कहते हैं, है ना। जो माउथ होता है, माउथ के अंदर होती है हमारी ओरल कैविटी। तो आपने याद कर लिया है कि नोज के अंदर होती है नेजल कैविटी, एंड माउथ के पीछे होती है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के नीचे होते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, नासोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। याद कैसे रखोगे, नाक को क्या बोलते हैं, नोज, और नोज से याद रखोगे नासोफेरिंग्स, और ओरल हमारा माउथ, उससे आप याद रखोगे ओरोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स का क्या काम होता है, नासोफेरिंग्स का काम होता है कि जो भी सांस हमने नाक के थ्रू ली है उसको लैरिंग्स तक भेजना, ठीक है। तो फेरिंग्स के नीचे आप एपिग्लॉटिस देख सकते हो, एपिग्लॉटिस के बाद आप लैरिंग्स देख सकते हो। तो फेरिंग्स का काम होता है, जो नासोफेरिंग्स है उसका काम होता है कि जो भी एयर आपने नाक के थ्रू ली है उसको लैरिंग्स तक भेजना, राइट। एंड ओरोफेरिंग्स ओरल से निकला है, यानी हमारे माउथ से। तो जो भी हमने खाना खाया है, ओरोफेरिंग्स का काम होता है कि जो भी हमने खाना खाया है उसको ईसोफेगस तक भेजना, ठीक है। तो हमारा जो जहाँ से हम सांस ले रहे हैं वो वाला नासोफेरिंग्स, यानी नासोफेरिंग्स का काम होता है जो भी सांस हमने ली है उसको लैरिंग्स तक भेजना। एंड ओरोफेरिंग्स का काम होता है जो भी हमने खाना खाया है उसको ईसोफेगस तक भेजना, ठीक है। फेरिंग्स का काम आप समझ गए। फेरिंग्स के नीचे होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का यही काम होता है कि जो भी नाक के थ्रू हमने एयर ली है उसको लैरिंग्स तक भेजना।
सही सही, एंड जो भी खाना खाया है, जो भी हमने ड्रिंक ली है, वो एयर के पैसेज को ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का ये काम है कि जो फेरिंग्स के जो पैसेज हैं अलग अलग एयर और खाने के, वो ठीक ठीक काम करे, राइट। एपिग्लॉटिस के बाद होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में होते हैं कॉर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स के नीचे होता है हमारा ट्रैकिया या विंड पाइप, जिसमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं, 16 to 20 इसमें ऐसे रिंग्स होती हैं। एंड जो हमारा विंड पाइप है या जो ट्रैकिया है वो दो ब्रोंकस में जाके डिवाइड होता है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस के अंदर बहुत सारी ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पेड़ों की जड़ें देखी हैं, वैसे इन ब्रोंकस के अंदर बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं। एंड ब्रोंकियोल्स के आखिरी में से अंगूरों का गुच्छा होता है, ठीक है, जिनको एल्वियोली बोला है। तो हमने समझ लिया कि विंड पाइप जो है वो दो ब्रोंकस में जाके डिवाइड होता है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस के अंदर बहुत सारी ब्रोंकियोल्स होते हैं। ब्रोंकियोल्स जो जड़ों जैसी होती है, उनका एंड पॉइंट क्या होता है, अंगूरों जैसा गुच्छे उसमें आखिरी में मोटे मोटे बने होते हैं, जिसको एल्वियोली बोला है। एल्वियोली जो होता है वो एंड पॉइंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, मतलब जहां से हमने सांस ली नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ये आखिरी में कहाँ तक जाती है, अंदर अंदर जाते जाते एल्वियोली तक जाती है, ठीक है। तो एल्वियोली एंड पॉइंट होता है जहां पे ओरिजिनली जो गैशियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो टेक प्लेस करता है। सो एल्वियोली इज द प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। और ये पूरे ही जो हमारे लंग हैं, जो लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, ये डायफ्राम के ऊपर होता है। डायफ्राम कुछ भी नहीं है, इट्स अ शीट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और ये हमारे जो लंग है वो डायफ्राम के ऊपर होते हैं। तो आपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लिया। सबसे पहले सांस जहां से लेते हैं वो हो गए नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के अंदर होती है नेजल कैविटी। माउथ जो होता है ओरल, उसके पीछे होती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में दो हिस्से होते हैं, नासोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। नासो का काम होता है जो भी हमने सांस लिया उसको लैरिंग्स तक भेजना, एंड ओरो का काम होता है जो भी माउथ के थ्रू हमने खाना खाया है उसको ईसोफेगस तक भेजना। देन देयर इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम है कि जो भी एयर है वो ठीक ठीक पैसेज में जा रही है, जो भी हमने खाना खाया या ड्रिंक जा रही है, ड्रिंक ली है, वो हमारे एयर पैसेज को डिस्टर्ब ना करे, सब काम सही सही चले। देन देयर इज लैरिंग्स। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन देयर इज ट्रैकिया, जो विंड पाइप है, ये दो ब्रोंकस में जाकर डिवाइड होता है। ब्रोंकस के अंदर हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स में बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर बहुत सारी एल्वियोली होती है, जहां पे ओरिजिनली जो गैस का एक्सचेंज है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट टेक्स प्लेस। एंड हमारे जो ये लंग होते हैं ये एक स्केलेटल शीट पे होते हैं जिसको डायफ्राम बोला गया है। आप अब इसको पूरी तरीके से समझ गए हैं। सो दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन, वो सारे ऑर्गन्स या बॉडी के वो पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, जहां पे एक्सचेंज होता है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकी, एल्वियोली, लंग्स एंड डायफ्राम। तो नोज क्या है? नोज मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जो नोज तो मोस्ट एक्सपोज पार्ट है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं। एंड नोज के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो एयर जो हमने अंदर ली है उसको फिल्टर भी करते हैं। नोज के बाद हमने नेजल कैविटी देखा था, फिर ओरल कैविटी देखा था, फिर फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स क्या है? इट लाइज बिहाइंड द नोज, के नाक के पीछे होता है। ये कोन शेप्ड मस्कुलर ट्यूब होता है और ये 5 इंच लंबा होता है। फेरिंग्स के दो हिस्से हमने पढ़े थे, दैट इज नासोफेरिंग्स जो कि नाक के पीछे होता है और उसका काम क्या होता है? पासेस एयर इनटू द लैरिंग्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि नासोफेरिंग्स का काम होता है जो भी सांस हमने ली है उसको फेरिंग्स में भेजना। एंड ओरोफेरिंग्स का काम होता है इट लाइज बिहाइंड द माउथ। ओरल से हम याद रखेंगे ओरोफेरिंग्स। एंड ओरोफेरिंग्स का काम होता है जो भी खाना पीना हमने खाया है उसको ईसोफेगस में भेजना, राइट। फिर हमने पढ़ा था लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स क्या है? ये फेरिंग से कनेक्टेड होता है एंड इसका काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस साउंड एज वोकल कॉर्ड्स आर सिचुएटेड इनसाइड लैरिंग्स। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द वाइब्रेशन ऑफ दिस
कॉर्ड्स। उसके बाद हमने ट्रैकिया पढ़ा था जो विंड पाइप होता है, ठीक है। इसमें 16-20 रिंग्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस करा, और एक ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है। एंड हमने डिस्कस करा कि ये जो विंड पाइप है, ये जो ट्रैकिया है, 2 ब्रोंकस में जाके डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है उसमें लंग होता है, लंग के अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, है ना, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वियोली होती है जहाँ पे ओरिजिनली जो एक्सचेंज है वो टेक प्लेस होता है। लंग क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक केज एंड ड्यू टू पोजीशन ऑफ हार्ट द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा, ऐसे तो बीच में होता है लेकिन थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड होता है, जिसके कारण जो लंग, लेफ्ट साइड का लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अब यहाँ पे ये समझिए कि हमारा जो पूरा लंग है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? थोरैसिक केज। हमने पार्ट 1 में जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, बोन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, लंग को थोरैसिक केज प्रोटेक्ट करता है। तो आप ये देखिए कि हमारे जो लंग होते हैं उसको थोरैसिक केज प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, पर आप वही पढ़िए जो मैं बस आपको बता रही हूँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप जो बीच में ये मसल देख रहे हो मोटी सी, उसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। और ये जो हमारा लंग है इसको थोरैसिक केज प्रोटेक्ट करता है। सो बहुत सारे रिब्स हैं, रिब्स आप देख रहे हो ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, इसको रिब्स बोलते हैं। एंड रिब्स के अंदर ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। सिर्फ ये चीज़ आप याद रखिए कि हमारे लंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? थोरैसिक केज प्रोटेक्ट करता है। बीच में जो मसल होती है उसको स्टर्नम कहते हैं। जो रिब्स ऐसे जा रही हैं, जो मसल्स ऐसे जा रही हैं जो लंग को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसको रिब्स कहा गया है। एंड रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स। बस आपने याद कर लिया, वेरी गुड। एंड हमारा जो पूरा लंग होता है वो डायफ्राम पे होता है। डायफ्राम क्या है? इट इज अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल एंड एड्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वो कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए हो कि नोज होता है, नेजल कैविटी होता है, फिर ओरल कैविटी होता है, फिर फेरिंग्स होते हैं, फिर एपिग्लॉटिस होता है, फिर लैरिंग्स होते हैं, फिर विंड पाइप होता है। विंड पाइप 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। उसके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वियोली होती है। एंड पूरे जो हमारे लंग है वो डायफ्राम के अंदर होते हैं, डायफ्राम के ऊपर होते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कुछ भी नहीं है, इनहेल, सांस अंदर ली, दैट इज इनहेलेशन, एंड छोड़ी तो एक्सहेलेशन। अब आप ये याद रखो कि जब आपने सांस ली तो आपने कुछ फील किया, आपने फील किया कि आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। जब चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है उसको इनहेलेशन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अभी हमने डिस्कस करा कि कैसे जो हमारे लंग्स होते हैं उसको थोरैसिक केज होता है जो वो प्रोटेक्ट करता है, रिब्स होती हैं, बीच वाली जो मसल है उसको स्टर्नम कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और जो स्टर्नम है, जो रिब्स हैं, वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब आप ये देखो कि हमारे जो लंग्स हैं वो तो डायफ्राम के ऊपर होते हैं, है ना। तो जब हमारा चेस्ट एक्सपैंड करता है तो डायफ्राम को जगह देना चाहिए ना, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए, चेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए। तो डायफ्राम क्या करता है? नीचे जाता है। डायफ्राम 2 ही मूवमेंट कर सकता है, या तो वो ऊपर जा सकता है या तो वो नीचे जा सकता है। तो जब हम इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है या चेस्ट आप समझ लो वो एक्सपैंड होता है, बड़ा होता है ना, तो उसको जगह चाहिए। तो जब हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है तो हमारे जो स्टर्नम है, अभी हमने पढ़ा जो रिब केज के बीच में मसल होती है स्टर्नम, और जो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। और हमारा जो डायफ्राम है जिसके ऊपर हमारे लंग्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो इनहेलेशन क्यों अकर होता है? ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। हमने पढ़ लिया ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अब आप ये याद रखो कि जब हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है तो जो लंग में प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। जब लंग में प्रेशर कम होता है तो एयर हम सक कर पाते हैं, तो हमारे लंग की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। एयर इज सक्ड इनटू एल्वियोली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर।
मैं फिर से बता देती हूँ आपको। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि जो लंग है उसको रिब केज प्रोटेक्ट करता है, बीच की जो मसल होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, छोटी छोटी रिब्स होती हैं और रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है। जब हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है तो जो स्टर्नम है, जो रिब्स है, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होती है। और ये हमारा जो लंग है वो डायफ्राम के ऊपर होता है। तो जब चेस्ट एक्सपैंड होता है तो उसको जगह चाहिए, तो डायफ्राम जो है जो दो ही मूवमेंट कर सकता है, या तो वो ऊपर जा सकता है या तो वो नीचे जा सकता है। तो जब हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। जब हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो लंग में जो प्रेशर है वो कम होता है। लंग में जब प्रेशर कम होता है तो लंग की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और लंग की वॉल्यूम जब बढ़ती है तो हम एयर को सक कर पाते हैं, जो सीधे कहाँ जाती है, एल्वियोली में। अभी हमने पढ़ा था कि विंड पाइप ऐसे डिवाइड हो जाए ब्रोंकस में, ब्रोंकस के अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स का एंड पॉइंट क्या है, एल्वियोली, जहाँ पे ओरिजिनली एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है। तो वो एयर हम सक कर लेते हैं, वो सीधे एल्वियोली में चली जाती है। अब एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आप ये समझ लो कि हम पर मिनट 15 to 20 ब्रीदिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 पे भी जा सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट ब्रेथ पॉसिबल, यानी सबसे डीपेस्ट ब्रेथ जो मैंने ली और फिर मैंने एक्सहेल किया, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड मतलब जो मैंने निकाली आफ्टर टेकिंग द लॉन्गेस्ट ब्रेथ, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। एंड टाइडल वॉल्यूम का मतलब है एक साइकिल ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो वो जो टोटल एक साइकिल है रेस्पिरेटरी की जहाँ पे एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। Tidal volume is the amount of air that moves in or out of the lungs with each respiratory cycle. It measures around 500 ml in an average healthy person. तो ये सिर्फ MCQ के पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन भी बोलते हैं, राइट। अब इनहेलेशन में क्या हो रहा था, चेस्ट एक्सपैंड हो रहा था, स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ जा रही थी, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रही थी, एयर अंदर आ रही थी। लेकिन अब एक्सहेलेशन में बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। अभी तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था मसल्स का, अब रिलैक्स होंगे। तो अब एक्सहेलेशन में जब एयर बाहर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जो स्टर्नम है, वो रिलैक्स हो रहे हैं, चेस्ट छोटा हो रहा है। चेस्ट छोटा हो रहा है तो जगह बच रही है, तो डायफ्राम क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है ना। प्रेशर अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम घट रही है। वॉल्यूम घट रही है जब लंग की, तो एयर बाहर की साइड जा रही है। एयर गोज आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सिंपल। तो एक्सहेलेशन क्या है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस विच अकर्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जरूर लिख के आइए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मेन चीज क्या होती है। स्टर्नम इनहेलेशन में स्टर्नम जो है, जो रिब्स में इंटरकोस्टल मसल्स है वो बाहर की तरफ जा रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स और स्टर्नम जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो अंदर की साइड आ रहे हैं, डायफ्राम ऊपर की साइड आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, इसलिए एयर जो है वो बाहर जा रही है। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें सिर्फ आप तीन चीजें याद रखो, इन तीन चीजों को याद रख लिया मतलब आपका इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। दैट इज लंग्स, ब्लड वेसल और टिश्यू। ये तीन चीजें आप देख रहे हो, देख लिया अच्छे से। अब देखो, जब भी गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। And when the gaseous exchange takes place between blood vessel and tissue, that is internal respiration. Simple. जब भी gaseous exchange takes place between lung और blood vessel, जब सिर्फ lung और blood vessel की बात हो रही है, that is external respiration. जब blood vessel और tissue की बात हो रही है, that is internal respiration. यानी lung बोलता है blood vessel को कि ये ले ऑक्सीजन, तो ब्लड वेसल बोलता है अच्छा ऑक्सीजन मिल गई मुझे, उसके बदले कुछ तो ले जाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ। तो जब लंग आके ऑक्सीजन दे देता है ब्लड वेसल को और ब्लड वेसल उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है लंग्स को, वो हो जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। गैशियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ लंग एंड ब्लड वेसल। O2 is given to the blood vessel by lung and CO2 is taken from the blood vessel to the lung to exhale.
तो बाहर से एयर खींचता है लंग, वो कैसे खींचता है हमने देख लिया है कि नोज से ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, सब ब्रोंकस वगैरह में जाता है, एल्वियोली में जाता है, वहाँ एक्सचेंज हो जाता है, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो लंग एयर खींच के लाता है और उसमें से ऑक्सीजन जाके ब्लड वेसल को दे देता है, और ब्लड वेसल बोलती है अरे खाली हाथ मत जाना, कुछ तो लेके जाओ, तो वो ऑक्सीजन ले लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो जब गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ब्लड वेसल वो जो ऑक्सीजन है वो जाके किसको देता है, टिश्यू को देता है, और टिश्यू बोलता है अरे खाली हाथ आए हो तो कुछ तो लेके जाओ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड वेसल को दे देता है। तो जब gaseous exchange takes place between blood vessel and tissue, that is known as internal respiration। बेसिकली होता क्या है, लंग जो है वो ऑक्सीजन आके ब्लड वेसल को देता है, ब्लड वेसल उसमें से ऑक्सीजन जाके टिश्यू को देता है, टिश्यू फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल को देता है, जो बदले में जाके लंग को दे देता है, जो लंग फिर बाहर फेंक देता है। बेसिकली यही होता है, एयर को सक करते हैं, फिर उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं, तो लंग वो ब्लड वेसल को देता है, ब्लड वेसल वो टिश्यू को देता है, टिश्यू फिर उस ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो ब्लड वेसल को देता है, वो लंग को देता है बदले में वापस, ठीक है। तो जब भी गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल, दैट इज external respiration, and when gaseous exchange takes place between blood vessel and tissue, that is known as internal respiration। internal respiration tissue के लेवल पे होता है, इसलिए इसको tissue respiration भी बोला गया है। it involves gas exchange between the blood vessels and body cells or tissues। blood vessel carries O2 to the tissues and takes up CO2 from the tissues to the lungs। समझ गए? जब गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन जब गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। लास्ट चीज इज फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने समझ लिया क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एंड इसमें से दो चीज मैंने आपको समझा दिया, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। तीन चीजें इसमें क्या क्या याद रखोगे, फर्स्ट इज लंग, देन ब्लड वेसल एंड देन टिश्यू, राइट। तो इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यू नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गैसियस एक्सचेंज। ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि जो नाक से हमने सांस ली थी, एयर ली थी, नॉस्ट्रल से हुई, फिर फेरिंग्स लैरिंग्स में गई, फिर विंड पाइप में गई, फिर ब्रोंकस में गई, फिर लंग्स में गई, फिर ब्रोंक्यूल्स में गई, फिर एल्वियोली में गई, और एल्वियोली में जाके आखिरी में वो जो अंगूरों के गुच्छा है वहाँ पे जाके एक्सचेंज हुआ। तो गैसियस एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज उसमें से ही तो फिर हम ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन को निकालते हैं, और ऑक्सीजन तो ही तो हमारी बॉडी को चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए उसको हम वापस फेंक देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो वो गैसियस एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन ऑफ CO2 यानी एयर में से ऑक्सीजन खींच के CO2 को वापस निकाल देते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, तो जो भी ऑक्सीजन हमने लिया उसको ब्लड में जाना, दैट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन आपने पढ़ ही लिया है, जिसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है।